वन पीस का एपिसोड 3 एक और फ्लैशबैक से शुरू होता है। इस बार 7 साल पहले सिरप विलेज में खतरे की घंटियां तब बजती हैं जब उसोप नाम का एक युवा लड़का युद्ध से बाहर आकर घोषणा करता है कि समुद्री डाकू आ रहे हैं। सड़कें साफ हो गई हैं और ग्रामीण अंदर घुसने लगे हैं। हालांकि कोई समुद्री डाकू नहीं दिखा। यह नौटंकी वर्षों तक चलती रहती है और कुछ समय बाद उसोप को शहर के बाकी सभी लोगों द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है। अन्यत्र लफ़ी ने उत्साहपूर्वक नामी को बताया कि उसने अपनी उत्कृष्ट कृति एक बिल्कुल नया समुद्री डाकू ध्वज बनाना पूरा कर लिया है। हालांकि न तो जोरो और न ही नामी परिणाम से खुश हैं। वे पीछे से कुछ लीक होने से विचलित हो जाते हैं, जो बदले में नामी के कॉम्स डिवाइस को नष्ट कर देता है। समूह ने गेको द्वीप समूह की ओर जाने और एक नई नाव प्राप्त करने का प्रयास करने का निर्णय लिया, लेकिन वहां जाकर जोरो खुश नहीं हुआ जब उसने देखा कि बग्घी के सिर पर एक बड़ा इनाम है, सटीक होने के लिए 15 मिलियन बेरी। जोरो निराश है, लेकिन लफ्फी का मानना है कि ग्रैंड लाइन में एक नई शुरुआत करने का यह और भी बड़ा कारण है। इस बीच बग्घी अपने अंगों को फिर से ठीक करने में सफल हो जाता है, लेकिन एक नए आगंतुक, एक गुंडे जो अरलोंग नामक व्यक्ति के लिए काम करता है, उसकी राह में बाधा डालता है। बग्घी इससे बचने के लिए संघर्ष करने की कोशिश करता है, लेकिन एक जोरदार मुक्का उसे मार गिराता है। द्वीप पर वापस समूह अपने अगले कदम पर विचार करता है। एक जहाज प्राप्त करना। नामी का सुझाव है कि वे एक चोरी करें और जल्दी से भाग जाएं, लेकिन लफ्फी ने मना कर दिया। वह उनकी जरूरतों के लिए सही जहाज ढूंढना चाहता है और उसे सही तरीके से हासिल करना चाहता है। लफ़ी को तुरंत शिपयार्ड में एक खूबसूरत जहाज के साथ ले जाया जाता है। उसोप सामने आता है और बताता है कि यह जहाज ईस्ट ब्लू में सबसे तेज है, लेकिन यह उसका भी नहीं है। दरअसल यह उसके दोस्त का है, जो पूरे शिपयार्ड का मालिक भी है। उन्हें विश्वास है कि वे किसी प्रकार का सौदा कर सकते हैं। जब लफ़ी और उसके दोस्त काया के पास पहुंचते हैं, तो उन्हें किराए की मदद से गर्मजोशी से स्वागत नहीं मिलता है। काया उसके प्रति कुछ अधिक गर्मजोशी रखती है, लेकिन उसका पति क्लाहडोर ऐसा नहीं है। वह उसोप से कहता है कि उसे इस तरह अघोषित रूप से दिखना बंद करना होगा। काया उन सभी को रात के खाने के लिए आमंत्रित करती है, क्योंकि यह उसका जन्मदिन है, और क्लाहडोर अनिच्छा से सहमत हो जाता है। हालांकि रात के खाने से पहले चालक दल को स्नान करने और कपड़े बदलने की जरूरत होती है। यूसोप काया के कक्ष में घुसता है और उसे उसके जन्मदिन का उपहार देता है। ये एक विशाल मोती है, जिसे यूसुफ ने तेज तर्रार वीरता की एक काल्पनिक कहानी में बदल दिया है। काया की हंसी खांसी में बदल जाती है, क्योंकि वह बताती है कि वह बीमार है और कुछ समय से बीमार है। अन्यत्र लफ़ी, जोरो और नामी बड़े रात्रि भोज के लिए तैयार हो जाते हैं। भोजन करते समय नामी काया की वित्तीय स्थिति के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करता है। हालांकि यह स्पष्ट हो जाता है कि काया और क्लाहडोर के बीच पहले हुई बातचीत के दौरान क्या चल रहा था। काया के माता पिता मर चुके हैं, और ऐसा लगता है कि क्लेहाडोर ने खुद के लिए भाग्य प्राप्त करने के प्रयास में परिवार में अपना रास्ता बना लिया है। रात्रि भोज के दौरान लफ़ी पूरे जन्मदिन के दौरान काया से उस यार्ड में जहाज की कमान संभालने की अपनी योजना के बारे में बात करता है, जहां उसे ले जाया गया है। वह आगे बताता है कि समुद्री डाकुओं का राजा बनने के अपने सपने को लेकर वह कितना भावुक है, और उससे ऐसा होने देने की विनती करता है। हालांकि काया को खांसी होने लगती है और क्लाहडोर इसमें शामिल हो जाता है और उसे बीमार करने के लिए समुद्री डाकुओं को कोसता है। काया बोलने में सफल हो जाती है और उन्हें रात रुकने की अनुमति देती है। आधी रात में क्लाहडोर बटलर मैरी के पास जाता है, जो बताता है कि वह कैसे क्लाहडोर द्वारा संपत्ति और वित्त उसे सौंपने के इरादे से चिंतित है। दुर्भाग्य से अब यह स्पष्ट हो गया है कि क्लाहडोर वह नहीं है जो वह दिखता है, और वह बटलर को सीधे मार देता है, जिससे कई ब्लेडों का पता चलता है जिन्हें वह छुपा कर रखता है। कहीं और बग्गी बंधा हुआ है और खुद को अरलोंग के आमने सामने पाता है। वह बताते हैं कि वह ईस्ट ब्लू में चीजें चलाते हैं और उन्हें चीजों की भव्य योजना में अपनी स्थिति को याद रखने की जरूरत है। बग्गी खुद इस बारे में बात करने की कोशिश करता है और बताता है कि लफ़ी ही वह है जिसे वह जाकर बाहर निकालना चाहता है। अरलोंग उत्सुक है। इस बीच कोबी गारब के साथ समुद्री जहाज पर चढ़ जाता है और यह जोड़ी एक दूसरे के करीब आ जाती है। वे दोनों एक साथ गो का खेल खेलते हैं, जिसमें कोबी वास्तव में शीर्ष पर आता है। कोबी हैरान है, और यह उसके लिए एक मूल्यवान सबक साबित होता है कि कैसे निर्णायक बने और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी दुश्मन, देखें,
समुद्री डाकू को खत्म करें। अपने गो गेम्स में से एक के दौरान समूह गेको द्वीप पर गया, जहां कोबी को लफी और उसके दल को पकड़ने का काम सौंपा गया, जिसका परीक्षण किया गया, जिसका झंडा पास में बह गया था। काया के स्थान पर वापस उसोप लफी की कहानी पर विचार करता है और चाहता है कि वह भी जा सके। हालांकि वह काया के प्रति वफादार है और उसे उसकी खातिर रुकने की जरूरत है। उसोप ने बताया कि वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त है और उसके साथ रहना चाहती है। जहां तक काया की बात है, वह उसोप के बारे में भी ऐसा ही महसूस करती है। जोरो और अधिक वाइन ढूंढने के लिए उसोप के साथ बेसमेंट की ओर जाता है, क्योंकि रसोई में ज्यादा वाइन नहीं है। ऐसा करते समय वे बटलर के ऊपर गिर पड़ते हैं और जोरो को उसकी छाती पर 5 ब्लेड के निशान दिखाई देते हैं। क्लाहाडोर आता है और जोरो बताता है कि इस लड़के का नाम कुरो है और वह ब्लैक कैट पायरेट्स का कप्तान है। जोरो को पीछे से अंधा कर दिया जाता है और बाहर गिरा दिया जाता है, जबकि उसोप खिड़की से बाहर निकल जाता है। कुरो को उसोप से कोई परेशानी नहीं है। उसका मानना है कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा और उससे ज्यादा खतरा नहीं है। स्वाभाविक रूप से उसोप घंटियां बजाता है और कोई भी दौड़कर नहीं आता है। शहरवासी उसे रुकने के लिए कहते हैं। नामी इस सब से अनजान है और वह अपने शयन कक्ष में काया को कुछ सलाह देती है और उससे कहती है कि वह किसी को भी अपने ऊपर हावी न होने दे और काया जितना वह सोचती है उससे कहीं अधिक मजबूत है। जब नामी चली जाती है तो वह सामान से भरा तकिया खोल वापस मेंटल पीस पर गिरा देती है, जिसे चुराने का उसका इरादा था। जोरो और मैरी को कुएं से नीचे फेंक दिया जाता है और उनका निपटान कर दिया जाता है, जबकि उसोप शहर में जमीन पर गिर जाता है। कोई मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करेगा? वह शोक मनाता है और ऐसे ही कोबी अन्य नौसैनिकों के साथ आता है, यह स्वीकार करते हुए कि वह उस पर विश्वास करता है और वह मदद के लिए यहाँ है।